हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारी जीवा क्लासेस में स्वागत है। आज हम भारत की नदियों के अंतर्गत पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत की नदियाँ। इसके पहले हमने पढ़ लिया है भारत की नदियों के अंतर्गत उत्तर भारत की नदी और दक्षिण भारत की नदियों के बारे में हमने बताया था। हमने ये बताया था कि भारत की नदियों को हम अपने सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं, उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों को हमने बताया था कि हिमालय की नदियाँ बोलते हैं और दक्षिण भारत की नदियों को बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। जैसा कि हमने लिखा प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण भारत की नदियाँ, उसी को बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में हमने ये भी बताया था अभी इसके पहली क्लास में जब हम पढ़ाए थे, तो हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से भाग? पहला, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। और दूसरा हमने बताया था अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करने से पहले हमने बताया था कि अपनी सुविधा की दृष्टि से दक्षिण भारत की नदियों को हम दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसके पहले हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। क्लियर है? तो आज का टॉपिक है, हेडिंग में लिखेंगे आप, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ या गिरने वाली नदियाँ, या अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ। क्लियर है? चलो, अब देखो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैप के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, समान परिचय मैप का दे दूं। इसके बाद में एक एक करके पढ़ाता जाऊंगा, आप लिखते जाएंगे। क्लियर है? जो रेड कलर से दिख रहा है, ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत, जब मूल भारत था तो हमारा मूल भारत इतना ही था जो रेड कलर से दिख रहा है। लेकिन बाद में यही मूल भारत जब आगे बढ़ा, ये हमारा मूल भारत जो था ये इंडियन प्लेट में था। हमने बताया था भारत का निर्माण कैसे हुआ, इसके बाद हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो उस टाइम हमने बताया था भारत जो है इंडियन प्लेट के ऊपर है। तो इंडियन प्लेट जब उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगी तो यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत के निर्माण के कारण जो मैदान था, इसके उत्तर में मैदान था, वहाँ पर हमारा उत्तर का भारत कहलाने लगा और ये दक्षिण का भारत। इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर है? तो प्रायद्वीपीय भारत में जो रेड कलर से दिख रहा है, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। और यहाँ पर देखो, ये जो रेड कलर से जो थोड़ा डार्क में है, इसको बोलते हैं, ये हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। इसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। क्लियर है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के ऊपर देखो, ये रेड कलर ब्लू कलर से एक लाइन खींची हुई है, ये है हमारी नदी। ये ब्लैक कलर का ये जो डॉट दिख रहा है ट्रायंगल शेप में, ये हमारे सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे पूर्वी चोटी है अमरकंटक। मैकाल पहाड़ी की अमरकंटक चोटी से सबसे पूर्वी पहाड़ी का नाम था मैकाल। ये गलत जगह बना हुआ है, ये बना इधर था। ठीक है? ये है जो नीचे दिख रहा है, ये ऐसे, वो हमारी है
जो ऐसे खड़ा हुआ दिख रहा है उसको बोलते हैं मैकाल पहाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा निर्धारित करती है। क्लियर है। और उसी मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक चोटी से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है। और यहीं से अमरकंटक की नर्मदा नदी के पास से ही सोन नदी का उद्गम होता है, जो कि उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ये सोन नदी जाकर के गंगा नदी में पटना में मिल जाती है। जबकि नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है। अरब सागर में जाकर के अपनी नर्मदा नदी अपनी भैंस घाटी में प्रवाहित होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाते हैं। नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के ऊपर यानी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के उत्तर में प्रवाहित होती है, जबकि दक्षिण में जो ब्लू कलर से लाइन दिख रही है वो ताप्ती नदी, ये हमने लिखा है यहाँ पर ताप्ती, वो ताप्ती नदी है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। क्लियर है। एक यहाँ पर हमने बनाया है, ये देखो, ये ब्लैक कलर से ये ब्लू कलर से निकली है, और ये ब्लैक कलर की जो रेखा है ये इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में हमने बताया था, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। तो कर्क रेखा को देखो, यहाँ से निकलती है ये नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे प्रवाहित होते हुए एक बार कर्क रेखा को पार करती है, इसके बाद दूसरी बार फिर से पार करती है और आकर के दक्षिण के प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में या अरब सागर में मिल जाती है। उस नदी का नाम है माही, ये माही नदी है। ठीक है। इसके ऊपर ये पर्वत श्रृंखला हमने बताया था, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के ऊपर में अरावली पर्वत श्रृंखला बताया था। सबसे पहले हमने बताया था अरावली पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला के नीचे ऐसे हमने बताया था अरावली श्रृंखला, इसके नीचे हमने बताया था मालवा का पठार, इसके बाद हम बताए थे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इसके दक्षिण में हमने बताया था ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, इसके दक्षिण में हमने बताया था सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो नर्मदा नदी यहाँ प्रवाहित होती है और ताप्ती नदी यहाँ प्रवाहित होती है। तो यहाँ से होकर के यहाँ से निकलती है हमारी हमने बताया क्या, लूनी नदी, ये लूनी नदी है। क्लियर है। इसके बाद यहीं से एक नदी निकलती है, यहाँ प्रवाहित होती है, उसका नाम है साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती। क्लियर है। साबरमती नदी प्रवाहित होती है और आकर के ये दोनों नदी खंभात की खाड़ी में मिल जाती हैं। उसके नीचे दक्षिण में जाओ तो गोवा में 2 नदी, एक गोवा में मांडवी और जुआरी नदी प्रवाहित होती है। गोवा में मांडवी जुआरी नदी प्रवाहित होती है। गोवा जो है, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर ही स्थित है। इसके बाद देखो कर्नाटक में शरावती और गंगावेली, ये कर्नाटक में 2 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके पश्चिम की ओर शरावती और गंगावेली प्रवाहित होती है। और केरल राज्य में पेरियार और भारतपूजा प्रवाहित होती है। पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके पश्चिमी तट में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। क्लियर है। तो अब हेडिंग में लिख लो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। अब हम जैसा बोलेंगे वैसे आप लिखते जाएंगे। क्लियर है। अरब सागर में लिखोगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ का क्रम इस प्रकार है। सबसे ऊपर है लूनी नदी, उसके बाद लिखो साबरमती नदी, नेक्स्ट लिखो माही नदी,
उसके बाद लिखो नर्मदा नदी, उसके बाद लिखोगे ताप्ती नदी, नेक्स्ट लिखोगे मांडवी नदी, और उसके बाद लिखोगे जुआरी नदी, उसके बाद लिखोगे साबरमती नदी, शरावती नदी, इसके बाद लिखोगे गंगावेली नदी, उसके बाद लिखोगे पेरियार, उसके बाद लिखोगे भारत पूजा। ठीक है, भारत पूजा गलत लिख दिया है, हमने गलत पढ़ दिया, इसको बोलते हैं भारत पूजा। क्लियर है। अब एक एक करके इन नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेडिंग में लिखोगे लूनी नदी, सबसे पहले हेडिंग में लिखोगे लूनी नदी। ये लूनी नदी अभी इसका नाम हमने क्या बताया था, इस पर्वत श्रृंखला का नाम सतपुड़ा के उत्तर में विंध्याचल, विंध्याचल के उत्तर में अभी पर्वत श्रृंखला का नाम बताया था ना, भूल गए, इसका कमेंट करके नाम बताओगे आप लोग। इस पर्वत श्रृंखला से ये निकलती है लूनी नदी, पर्वत श्रृंखला से निकल करके दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। लूनी नदी गुजरात राज्य में प्रवेश करती है, गुजरात राज्य में प्रवेश करती है और खंभात की खाड़ी मिलने के पहले ही ये विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी खंभात की खाड़ी मिलने के पहले ही विलुप्त हो जाती है। तो लिखोगे प्रायद्वीपीय भारत की लूनी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की लूनी नदी समुद्र तक, प्रायद्वीपीय भारत की लूनी नदी समुद्र तट तक पहुंचने से पहले, समुद्र तट तक पहुंचने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी समुद्र में नहीं पहुंच पाती है, बल्कि कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। आगे लिखो साबरमती नदी, हेडिंग में लिख लो साबरमती नदी के बारे में। साबरमती नदी गुजरात की राजधानी गांधीनगर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर तथा गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। हमने क्या बोला, गुजरात की राजधानी गांधीनगर तथा अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर ही स्थित है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले के समीप मेवाड़ नामक जगह से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। आगे लिखो माही नदी के बारे में। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए कर्क रेखा को पार करती है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए कर्क रेखा को दोबारा पार करती है और खंभात की खाड़ी में और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। माही नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। माही नदी कर्क रेखा को राजस्थान में ही 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को, ये माही नदी है, ये देख लो आप, ये बना हुआ है हमारी माही नदी, कर्क रेखा को राजस्थान में 2 बार काटती है। नेक्स्ट लिखो नर्मदा नदी, जो सबसे प्रमुख नदी है इसमें नर्मदा। वैसे तो हमने नर्मदा के बारे में बहुत सारा बताया है, तो लिखो नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली, नर्मदा नदी
देखो नर्मदा नदी के बारे में देख लो। ये नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है और प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यहाँ से निकल कर पूर्व की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अपनी ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाते हैं। क्लियर है? तो लिखो, नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? नर्मदा नदी गोदावरी नदी के बाद, नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मैकाल पहाड़ी से, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से होता है। नर्मदा नदी उद्गम के पश्चात पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए, नर्मदा नदी उद्गम के पश्चात पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर, मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर और गुजरात का शहर भड़ौच, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर मध्य प्रदेश का जबलपुर तथा गुजरात का शहर भड़ौच, गुजरात का शहर भड़ौच ही है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। नर्मदा नदी 3 राज्यों से प्रवाहित होते हुए पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए, यह लिख लो, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर 3 राज्यों से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। नर्मदा नदी की लंबाई सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश राज्य में है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ा घाट नामक स्थान में नर्मदा नदी जबलपुर के भेड़ा घाट नामक स्थान पे संगमरमर की चट्टानों में एक भव्य या सुंदर या दर्शनीय जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे हम धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। क्या बोला मैंने? नर्मदा नदी जबलपुर में संगमरमर की चट्टानों में भव्य या दर्शनीय स्थल का निर्माण करती है, दर्शनीय स्थल या दर्शनीय जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे हम धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है धुआंधार? एग्जाम पे आता है कि धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो आप बताओगे मध्य प्रदेश राज्य में। अगर पूछता है किस शहर में, तो आप बताओगे जबलपुर शहर में। किस नदी पर बना हुआ है, तो क्या बताओगे? नर्मदा नदी पर। आगे नेक्स्ट लिखो ताप्ती नदी के बारे में। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के महादेव पहाड़ी के दक्षिण से होकर निकलती है। महादेव पहाड़ी के दक्षिण से होकर निकलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए
अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती नदी के तट पर ही सूरत बसा हुआ है। ताप्ती नदी के तट पर ही सूरत बसा हुआ है। ये जो हमने डॉट बनाकर दिखाया ना, ये सूरत है। ताप्ती नदी के तट पर ही सूरत बसा हुआ है, जबकि नर्मदा नदी के तट पर हमने क्या बताया था, भड़ौच। जबकि नर्मदा नदी के तट पर भड़ौच बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है, जबकि भड़ौच नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। आगे लिखो, नर्मदा नदी की ही भांति ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। नर्मदा और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली या अरब सागर में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती नदी है। क्लियर है? अब ये छोटी छोटी नदियों के बारे में तो पढ़ना नहीं है, इम्पॉर्टेंट थी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो आप नर्मदा और ताप्ती नदी के बारे में जान लिए, बहुत है। आप छोटी छोटी नदियाँ हैं, छोटी नदी के बारे में हमने बता दिया था। मांडवी नदी गोवा राज्य में प्रवाहित होती है। मांडवी और जुआरी दोनों गोवा राज्य में प्रवाहित होती हैं। मांडवी नदी के तट पर ही गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है? लिख लो, सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट पर्वत से अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। इसके बारे में हमने जब पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में हम पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, सह्याद्री पर्वत अथवा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ। सह्याद्री पर्वत अर्थात पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बहुत छोटी छोटी हैं। ठीक है? पश्चिमी घाट पर्वत का ढाल कगारनुमा है। हमने बताया था कगारनुमा के बारे में। पश्चिमी घाट पर्वत का ढाल कगारनुमा है। इस कारण से पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियाँ अत्यंत तीव्रगामी होती हैं, क्योंकि एकदम जो पश्चिमी घाट पर्वत है एकदम ढलान कगार बना हुआ। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती जो नदियाँ तो एकदम तीव्र ढाल से जाती है, तो वो पानी वहाँ पर इसी कारण से ये नदियाँ जो हैं, इसी कारण से पश्चिमी घाट पर्वत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ, हमने बताया था पूर्वी घाट की नदी डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिमी घाट पर्वत की नदियाँ डेल्टा न बनाकर एस्च्यूरी बनाती हैं। उसी को हम बोलते हैं एस्च्यूरी बनाती हैं। ठीक है? पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के स्रोत दो हैं। दो प्रकार पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिमी तट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के दो प्रमुख स्रोत हैं। पहला लिखो, जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत जून से लेकर सितंबर महीने में दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा पश्चिमी घाट पर्वत से जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उन नदियों को इस पानी मिलता है। या जल का स्रोत हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून से उठने वाला मानसून के कारण ही दक्षिण पश्चिमी पर्वत से निकलकर पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके
पूर्व पश्चिम तट की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को जल मिलता है। या फिर ये कहा जाए कि पश्चिमी घाट से निकल कर के पश्चिम घाट से निकल कर के पश्चिम तट की ओर जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उन नदियों का जल का स्रोत मानसूनी वर्षा है, जिसे बोलते हैं जून से सितंबर तक जो मानसून होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण इन नदियों को जल मिलता है। दूसरा, प्रायद्वीपीय पठार के दरारों से संचित जल शुष्क मौसम में इन नदियों को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार के दरारी भागों से एकत्रित जल के कारण इन नदियों को जल मिलता है। कुछ नदियां हैं जो छोटी छोटी नदियां हैं जो यहाँ पर लिखी नहीं गई हैं, तो उनके नाम लिख लो। गुजरात राज्य में पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके पश्चिमी घाट पर्वत से ही निकलती हैं और पश्चिमी तट में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाते हैं। गुजरात राज्य में दो प्रमुख नदी प्रवाहित होती हैं, सतरंज नदी और मादर नदी। सतरंज नदी और दूसरा मादर नदी। एग्जाम में पूछता सतरंज नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो क्या बोलोगे? गुजरात राज्य में। मादा नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है, तो गुजरात राज्य में। इसके बाद देखो गोवा मांडवी नदी और जुआरी नदी। गोवा में दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं, मांडवी नदी और जुआरी नदी। तीसरा लिखो कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य के बारे में तो हमने बता दिया था, शरावती और गंगा वैली। इसके बाद लिखो केरल में कौन सी? पेरियार और भरतपुजा। पेरियार और भरतपुजा। केरल में पेरियार और भरतपुजा। और एक और नदी प्रवाहित होती है, पंबा। लिख लो यहाँ पर पंबा। क्लियर है? तो ये तो था हमारी छोटी छोटी नदियाँ। अब इन नदियों के बारे में थोड़ी सी विशेषता देख लो। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। भरतपुजा नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। भरतपुजा नदी केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है। क्लियर है? आगे लिख लो। पश्चिमी घाट कगारनुमा है। पश्चिमी घाट पर्वत कगारनुमा होने के कारण पश्चिमी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियाँ का वेग तीव्र होता है। पश्चिमी घाट पर्वत कगारनुमा होने के कारण पश्चिमी घाट पर्वत से बहने वाली नदियों का वेग तीव्र होता है, जिसके कारण ये नदियाँ जलप्रपात अथवा झरने का निर्माण करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कर्नाटक में शरावती नदी पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंग अथवा गरसुप्पा है, जिसे जोंग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। शरावती नदी पर इसे बोलते हैं गुरसप्पा। जोंग जलप्रपात को ही गुरसप्पा जलप्रपात के नाम से जानते हैं।
भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात एग्जाम में पूछता है तो कुंचिकल जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। सह्याद्री पर्वत से निकलकर सह्याद्री पर्वत बोल दिया, पश्चिमी घाट पर्वत, सह्याद्री पर्वत, हाँ उसको सह्याद्री पर्वत भी बोल सकते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ चूँकि अत्यधिक प्रपाती होती हैं, इसलिए मतलब मैंने क्या बोला, पश्चिमी घाट पर्वत से निकल करके अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ का वेग अत्यधिक होता है, इसलिए यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की संभावना बहुत अधिक बनी रहती है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट पर अधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं। अधिक या बहुत ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन केंद्र बनाए गए हैं। क्लियर है? अरे भाई, जल विद्युत वो जो टरबाइन के द्वारा जो ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइन के पंखे में जब पानी गिरता है तो टरबाइन ऑटोमेटिक घूमने लगती है, जिस कारण से बिजली जनरेट होती है। जब टरबाइन, बिजली किसके थ्रू होती है जनरेट? बिजली टरबाइन के द्वारा होती है। तो टरबाइन जब घूमती है तो टरबाइन को घुमाने के लिए उसमें बहुत बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं। जब पंखे के ऊपर, टरबाइन के पंखों के ऊपर से पानी गिरता है, जब पानी गिरेगा तो पंखे घूमने लगेंगे ऑटोमेटिक, और जब पंखे घूमने लगेंगे टरबाइन घूमने लगेगी, और जब टरबाइन घूमने लगेगी तो वहाँ से बिजली जनरेट होने लगेगी। तो इसी कारण से यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत कगारनुमा होने के कारण पश्चिमी घाट पर्वत कगारनुमा होने के कारण यहाँ पर विद्युत उत्पादन की संभावना अधिक होती है। इसी कारण से पश्चिमी घाट पर्वत पर ही, पश्चिमी घाट पर्वत नहीं, पश्चिमी तट पर विद्युत केंद्र, पश्चिमी तट पर विद्युत केंद्र की इकाइयाँ बहुत ज़्यादा लगाई गई हैं। क्लियर है? आज की क्लास ये कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंग-गरसोप्पा जलप्रपात है। ठीक है? और मैंने यहाँ पर एक क्या बताया था, मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? आप इस चीज़ का कमेंट करके बताएंगे। मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर जबलपुर में नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? ठीक है? आप ये बताएंगे ताप्ती नदी का उद्गम, मैंने ये बताना भूल गया शायद, ताप्ती नदी महादेव पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी महादेव पहाड़ी से, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की महादेव पहाड़ी से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। क्लियर है? और ये है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आप 8 राज्यों का कमेंट करके आप मुझे जवाब देंगे। 8 राज्य कौन कौन से हैं? जिन राज्यों से भारत के 8 राज्य कौन कौन से हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है? मैंने इसके बारे में बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया था अपने स्टार्टिंग की क्लास में, जब मैं भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा कर रहा था, तो उस टाइम पे मैंने बताया था कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। दूसरा, नर्मदा नदी पर जबलपुर में कौन सा जलप्रपात बना है उसका कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? और चौथा मुझे बताएंगे पश्चिमी घाट पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी जो है, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किन किन राज्यों में है? ये मुझे 3 क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके देंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।